अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। गुज़िश्ता ईद मुबारक। ईद के प्रोग्राम प्लेफील्ड के तहत आप देख चुके सारे सुपर स्टार्स के साथ। आज होगी बात ईद के बाद फुटबॉल पर। पाकिस्तान की टीम भारत गई फुटबॉल के मैचेस खेलने। सैफ चैम्पियनशिप थी, ममालिक के साथ 3 मैचेस हुए, उनमें इंडिया था, नेपाल था, कुवैत था। तीनों मैचेस हम हार गए। उससे पहले 4 नेशन एक कप हुआ, मॉरिशियस से हारे और दीगर टीम से हम हारे। और उन टीम से हारे जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग को बहुत अच्छी नहीं है। उनमें एक थोड़ी सी अगर बेहतर रैंकिंग की टीम कहें तो शायद उनमें कीनिया वो टीम थी जो थोड़ी सी बेहतर रैंकिंग थी, उससे भी हम हार गए। मामला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में फुटबॉल का टैलेंट तबाही का शिकार है, लेकिन इस तबाही के शिकार टैलेंट को किसी तरह से बेहतरी की तरफ लेके जाना था तो उसकी डेवलपमेंट पर काम करना था। यही शिकायत हमें आज से पहले जो फुटबॉल के करता धरता थे उनसे थी, और अब यही शिकायत हमें जो इस वक्त हालिया नॉर्मलाइजेशन कमेटी मौजूद है फीफा की तरफ से अपॉइंटेड, उससे है। बाहर से प्लेयर्स मंगवाए गए, 8-9 प्लेयर्स बाहर से मंगवा लिए। आखिरी 8 मैचेस में 18 गोल खा लिए। गोल हम कर नहीं पाते हैं, खा हम टिका के लेते हैं। क्या फ़ायदा हुआ बाहर से ओवरसीज़ प्लेयर्स मंगवाने का, जिन्हें ये कहकर मंगवाया गया कि पाकिस्तान में उनसे अच्छा प्लेयर कोई नहीं, और बार बार ये कहते रहे कि पाकिस्तान में जो टैलेंट मौजूद है उसको अभी बहुत टाइम है इंटरनेशनली कंपटीशन में जाने का, तो हमने इसलिए बाहर से प्लेयर मंगवाए। कोई बुरी बात नहीं है, मुख्तलिफ टीम्स मंगवाती हैं, बिल्कुल मंगवाती हैं, लेकिन वो मंगवाती हैं जो इस्टेब्लिश टीम होती हैं। वर्ल्ड कप खेलना हो, कोई बड़े टूर्नामेंट खेलना हो, तो फिर वो ट्रेड करती हैं या बाहर से प्लेयर्स मंगवाती हैं। यहाँ पर तो हमारा अपना टैलेंट तबाह हो रहा है। असल मसला तो पाकिस्तान फुटबॉल का है। ये पाकिस्तान फुटबॉल ठीक कैसे होगी, इसका मुस्तकबिल है क्या? सैफ गेम की अगर मैं कारकर्दगी देखूं तो अब इससे फ्यूचर का अंदाज़ा क्या करें? और फिर जो पाकिस्तान में इस वक्त फुटबॉल के धड़े हैं, जिनकी आपसी लड़ाइयाँ भी हैं, और इससे पहले भी वो पाकिस्तान भर में हम देखते रहे कि कभी ऑन एंड ऑफ, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। बहरहाल फुटबॉल की बेहतरी नहीं हुई, कभी हम वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। ये एक बहुत बड़ा मरहला है। पाकिस्तान में फुटबॉलर का मुस्तकबिल क्या है, जॉब्स की क्या सूरत हाल है, फुटबॉलर्स क्यों रुल रहे हैं? हमेशा शिकायत करते हैं, मुझे बताते रहते हैं, मुझसे बात करते हैं, दीगर हमारे जो सहाफ़ी या एंकर हजरात दोस्त हैं उनसे बात करते हैं और अपना रोना रोते हैं, और ठीक रोते हैं कि एक खिलाड़ी जो प्रोफेशनल हो उसके लिए सिर्फ फुटबॉल ही उसका ओढ़ना बिछोना है, या हॉकी है या क्रिकेट है। हर गेम से जो मुंसलिक खिलाड़ी है उसका ओढ़ना बिछोना उसकी गेम होती है। कमाता भी उससे है, खाता भी उससे है, लेकिन अगर उससे उसकी गेम पैसा भी ना दे और उसको रिस्पेक्ट भी ना मिले तो वो कहाँ जाए? फिर बहुत कुछ होता है। और हमने देखा कि एक बड़ी बुरी हालत में या बहुत ही मुश्किल हालात में एक बड़ा शानदार इंटरनेशनल फुटबॉलर कुछ अर्सा पहले इंतकाल कर गए, आफ्ताब की मैं बात कर रहा हूँ। और एक बड़ा दुख की बात थी कि जब वो इंतकाल कर गए और हमने देखा कि उस पर कोई ऐसा फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से सामने नहीं आई बात, या कोई सामने बढ़ के उसके लिए कुछ करने के लिए बाहर नहीं आया कि हम कहते कि यार चलो इन्होंने कुछ तो किया उसके लिए। बहरहाल जी, बहुत सारी चीज़ें आज बात होगी उन पर। आईपीसी मिनिस्टर के फुटबॉल अफेयर्स के कोऑर्डिनेटर हैं तैमूर कियानी साहब, उन्होंने हमें स्टूडियोज़ में स्पेशली ज्वाइन किया है। उनसे ज़रा हुकूमती मामलात, क्या हुकूमत इस सारे मामले में जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा मुदाखलत कर सकती है, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, कब होना है, इलेक्शन से पाकिस्तान फुटबॉल को क्या फ़ायदा होगा, इलेक्शन से पहले की क्या सिचुएशन थी, नॉर्मलाइजेशन कमेटी की क्या सिचुएशन है, फीफा से कैसे बात हो रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट की, इस पर भी बात करेंगे। ईसा खान ने हमें ज्वाइन किया, इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं, बड़े ही शानदार नाम था, साबिक कप्तान है। इस वक्त वो खुद फुटबॉलर हैं, तो फुटबॉल का दर्द सबसे ज़्यादा एक फुटबॉलर जानता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, खेल है तो खिलाड़ी है। ईसा से भी इस पर बात करेंगे। तो आइए फिर ज़रा अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तैमूर ने हमें चूँकि स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रखा है तो तैमूर से इसकी बात शुरू करेंगे। तैमूर, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आपको मुबारक हो, आप कोऑर्डिनेटर अपॉइंट हुए हैं फुटबॉल अफेयर्स के। हमें भी हौसला हुआ, वो लोग जो फुटबॉल को जानते हैं, खुद फुटबॉलर रहे हैं और फुटबॉल से मुंसलिक हैं, लंबे अरसे से पाकिस्तान में फुटबॉल की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। चलें, ऐसे लोग आगे आ रहे हैं और मिनिस्ट्री में उनको कुछ जगह मिल रही है, तो शायद फुटबॉल के जो मसाइल हैं वो हम समझते हैं हल हो ना हो, लेकिन उस पर बात कोई मरबूत या बेहतर तरीके से होगी। क्या चल रहा है तैमूर, और फुटबॉल पर क्या हो रहा है? सैफ पर तो आगे जाके बात करूंगा, जो सैफ चैंपियनशिप के रिजल्ट हैं। अभी ज़रा फुटबॉल की शुरू करते हैं बात। क्या हो रहा है पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया असलान भाई कि आपने मुझे इनवाइट किया। उसके बाद मिनिस्टर साहब ने मुझे अपॉइंट किया एज ए कोऑर्डिनेटर ऑन फुटबॉल अफेयर्स, तो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि फ़ुटबॉल के जितने इश्यूज़ वगैरह हैं, जो प्लेयर्स के इशू हैं, जो ऑफिशियल्स के इशू हैं, उनको सॉल्व कर सकूँ। बाकी आपके सामने है फ़ुटबॉल के हालात। फ़ुटबॉल चल रही है, पाकिस्तान फ़ुटबॉल चल रही है, लेकिन वो सिर्फ ट्विटर वगैरह पे, फेसबुक पे चल रही है।
ग्राउंड रियलिटी जो वो बिल्कुल ज़ीरो है। नहीं तैमूर, ग्राउंड रियलिटी ज़ीरो तो है, और फुटबॉल को बंद हुए भी बरसा हो गया, सालों हो गए हैं पाकिस्तान में। जब से नॉर्मलाइजेशन कमेटीज़ आई हैं, मुख्तलिफ हेड्स आते रहे हैं, चेंज होते रहे हैं। फैसल सालेहात साहब का लास्ट टेन्योर था, फिर उसके बाद अशफाक साहब का टेन्योर था, फिर उस टेन्योर में जो कुछ हुआ, फुटबॉल हाउस में जो कुछ हुआ, उसकी हमेशा बात होती रहती है। तो ज़रा खुल के इस पर बात कर लेते हैं। इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी और हुकूमत के दरमियान क्या है? बेसिकली एक चीज़ थी कि फ़ीफ़ा ने एक उनको मैंडेट दिया था एनसी को कि उन्होंने पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन करवाने। जब इसी तरह कंट्रोल हुआ, उसके बाद जब आईपीसी मिनिस्ट्री ने वापस उनको ऑफिस दिलाया तो उन्होंने एक प्रॉपर रिटर्न सूरत में लिख के दिया था 165 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इलेक्शन करवाने थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ है कि एक साल में इन लोगों को किसी बंदे ने डिस्टर्ब नहीं किया, ना कोई आईपीसी मिनिस्ट्री ने कोई इंटरफेरेंस की, ना किसी स्टेक होल्डर्स ने इनको इंटरफेरेंस की। इनको टोटल फ्री हैंड मिला था, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान फ़ुटबॉल के एक साल ज़ाया कर दिए। मिनिस्टर साहब को 3 मरतबा इन्होंने आके कहा कि हम फ़ुटबॉल के इलेक्शन कराएंगे, लेकिन उसके बाद आपके सामने सिचुएशन है। इन्होंने पाकिस्तान फ़ुटबॉल के प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने थे और वो जून से पहले तक कंप्लीट कराने थे, लेकिन एक साल गुजर गया, इन्होंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन किया, किसी डिस्ट्रिक्ट के भी इलेक्शन नहीं कराए। अगर वो किसी डिस्ट्रिक्ट के भी इलेक्शन करा देते तो फिर भी हमें लगता कि यार शायद ये फ़ुटबॉल के इलेक्शन, और आगे सुनने में आ रहा है कि शायद इनको एक्सटेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इनको अगर 9 माह की जगह 18 माह भी एक्सटेंशन मिल जाए तो ये अगले 18 माह में भी काम नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि 18 माह में भी काम नहीं करेंगे, जी, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? तैमूर, आप तो अब गवर्नमेंट के साथ भी जुड़े हैं, गवर्नमेंट इस वक्त क्या काम कर रही है? बेसिकली हमने तो एक प्रॉपर जो लेटर है वो गवर्नमेंट की तरफ से हमने फ़ीफ़ा के प्रेसिडेंट को लिख दिया है, और उसमें हमने सारी ये ग्राउंड रियलिटीज़ बताई हैं कि ये हो चुका है, और इस तरह इन्होंने ये प्रोमिस किए थे। 3 मरतबा इन्होंने डेट दी थी, उसके बावजूद इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। उसके बाद सेनेट की कमेटी में भी इन्होंने जो टाइम लाइन दिया था उसमें भी इन्होंने काम नहीं किया। तो ये एक डिटेल हमने जो है लेटर वो फ़ीफ़ा को लिख दिया है, ताकि उनको एटलीस्ट ग्राउंड रियलिटीज़ पता चल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इसका एक अच्छा रिस्पांस आएगा और फ़ीफ़ा इस एनसी मेंबर्स को एक्सटेंशन नहीं देगी। अच्छा, अगर तैमूर हम इसकी बात करें कि इतने लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, बुलाया भी था, एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें बड़ी सरजनिश भी हुई थी नॉर्मलाइजेशन कमेटी के मेंबरान की, और कहा गया था इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन प्रोसेस होता कैसे है, ज़रा हमारे सुनने वालों को भी बताएं, और क्या इसमें कबाहत या मुश्किल क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा? बेसिकली बिल्कुल ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इलेक्शन आपका एक क्लब्स होते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, जो कि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी हमज़ा ख़ान के टाइम पे, लेकिन इन्होंने आके दोबारा एक कनेक्ट प्रोग्राम शुरू कर दिया। अब आप देखें, अब इनकी नॉर्मलाइजेशन कमेटी का टेन्योर स्टार्ट हुआ है 2019 में, और कनेक्ट सिस्टम आया 2022 में। तो ये कैसे उस कनेक्ट सिस्टम को ला सकते हैं, जबकि ख़ुद नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई है 2019 में। उसके बाद इन्होंने कनेक्ट प्रोग्राम शुरू कर दिया। कनेक्ट प्रोग्राम के ही पूरे पूरे पाकिस्तान के अवाम को मामू बनाते रहे कनेक्ट प्रोग्राम के ज़रिए, और अभी तक कनेक्ट प्रोग्राम का मेरे हाल से कंप्लीट नहीं हुआ। पहले एक मरतबा उन्होंने डेट दी, फिर दूसरी मरतबा दी, फिर उसके बाद तीसरी मरतबा एक्सटेंशन की। अभी वो स्क्रूटनी शुरू कर रहे हैं, और आपने आई थिंक देखा नहीं होगा, हमें तो कोई स्क्रूटनी की कोई पिक्चर्स भी नहीं आ रही। शायद आपने देखी हो, कोई 1-2 पिक्चर्स आई थी, उनमें ग्राउंड के हालात आपके सामने थे। उसके बाद तो स्क्रूटनी की भी पिक्चर्स नहीं हो रही कि उधर मैचेस भी हो रहे हैं प्रॉपर, मैचेस भी हो रहे हैं या नहीं हो रही, या फिर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में ही हो रही है। अच्छा तैमूर, हम अगर क्लब्स की रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये क्यों कहा जाता है कि 2015 में जो क्लब्स मौजूद थे उसी पर इलेक्शन होगा, ऐसा क्यों है? बेसिकली जो कि हमज़ा ख़ान की जो एनसी थी, उसमें आई थिंक उनकी 15वीं मीटिंग में या 16वीं मीटिंग में ये बाकायदा डिसाइड हुआ था कि 2015 की लिस्ट के मुताबिक इलेक्शन होंगे, और उसमें आई थिंक फ़ीफ़ा के लोग भी बैठे हुए थे और उन्होंने इसको माना था, और उसी की वजह से ये 2015 की लिस्ट। अभी आप मुझे बताएं, 2015 की लिस्ट में इलेक्शन नहीं होंगे, न्यू लिस्ट में होंगे, तो सारे लोग जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो कोर्ट्स में चले जाएंगे, और दोबारा जो एनसी चाहती है कि दोबारा कोर्ट कचहरी में हो और फर्दर ये डिले हो। मेरे तो ख्याल में से 2015 की लिस्ट के मुताबिक ही होने चाहिए। चलें, कुछ दो चार चीज़ें और भी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से बात का सिलसिला शुरू करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक जी। तैमूर क्यारी तो हमारे साथ मौजूद है। ईसा से ज़रा राब्ते में कुछ मुश्किलात हो रही थी। जिस जगह पर ईसा मौजूद है वहाँ पर थोड़े सिग्नल के इशू हैं। खालिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साबिक इंटरनेशनल फ़ुटबॉल प्लेयर भी हैं, फ़ुटबॉल कोच भी हैं। पाकिस्तान में बनने वाली जो पहली टेक्निकली बेहतरीन फ़ुटबॉल अकेडमी थी उसको हेड भी करते रहे हैं। खालिद साहब फ़ुटबॉल के बारे में बहुत बेहतर जानते हैं, फ़ुटबॉल एक्सपर्ट भी हैं। तैमूर के साथ साथ उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। खालिद भाई ये बताएं, इस वक्त आपकी नज़र में पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की तबाहली की बड़ी रीज़न क्या है आपकी नज़र में? बी फेयर, क्योंकि यहाँ पर फुटबॉलर रो रहा है और असल मसला सिर्फ फुटबॉलर का है, किसी का कुछ नहीं जाता, जो फुटबॉल खेलते हैं उनका ही जाता है। सर असल वजह जो है वो है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इनकी आपस की लड़ाई है। ठीक है, और ये लड़ाई आज की नहीं है, कई अशरों से चल रही है और पिछले ये 5-7 सालों में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चली गई है कि हम लोग जो स्टेक होल्डर्स थे ये लोग चले कब्जों पे चले गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से फीफा ने हम पे बैन लगाए, हमें सस्पेंड किया। खालिद भाई ये बताएं, आप जी। समझते हैं कि जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई, जैसे मुझे उम्मीद थी कि शायद फुटबॉल की अब बेहतरी हो जाए, फुटबॉल का रिवाइवल हो पाकिस्तान में, यहाँ तो एक नई जंग शुरू हो गई, इलेक्शन की जंग। इलेक्शन ही नहीं होके दे रहे, इतनी देर हो गई, मुख्तलिफ हेड तब्दील होते रहे नॉर्मलाइजेशन कमेटी के। हाँ सर, जो एनसीआई है, जो पहले हमजा खान की एनसीआई थी, उसने काफी टाइम जाया किया और जब उसके खिलाफ फीफा एक्शन लेने लगी तो हमजा खान ने रिजाइन कर दिया। ठीक है, और फिर फीफा को एक दोबारा से नई बनानी पड़ी। वो जो एनसी थी वो 2 महीने चली, इसके बाद फिर उन्होंने तीसरी एक एनसी बनाई जिसके जो है सदर हैं, चेयरमैन है वो हारून मलिक साहब हैं। इनके पास भी तकरीबन 1 साल हो गया लगातार ये लोग एनसी जो है चला रहे हैं, लेकिन अभी तक ये इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे सर, जिसकी वजह से सर हमारा जो फुटबॉल है, जिसकी वजह से फुटबॉल हमारा ऊपर जाना है, वो जो जो उस पर जो मतलब आप कह लें कि जो प्रोसेस है वो रुक गया हुआ बिल्कुल। ये बात आपकी सही है तैमूर, आपसे इसी पर डिस्कस हो रही थी ब्रेक से पहले। यार ये बताएं, अब इस वक्त मिनिस्ट्री क्या सोच रही है तैमूर, क्या करना है? अगर फीफा से बात करनी है या नहीं करनी है, या फिर नॉर्मलाइजेशन कमेटी को आप लोगों ने इसी तरह टाइम देना है कि वो इलेक्शन करवाएं? वो इंटरनेशनल फुटबॉल करवाने पर ज़्यादा जोर है उनका कि पाकिस्तान के मैचेस, और डोमेस्टिक क्या हो रहा है? मुझे ज़रा डोमेस्टिक का भी हाल बता दें तैमूर। बेसिकली सबसे हमारी मेन चीज़ होती है आपका डोमेस्टिक फ़ुटबॉल। अल्लाह अल्लाह करके प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक आईपीसी मिनिस्ट्री ने इतनी एफर्ट करके जो डिपार्टमेंट्स रिवाइव हुए, डिपार्टमेंट्स रिवाइव करने के बाद इनको चाहिए था कि डिपार्टमेंट्स के मैचेस करें। हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ है कि नेशनल चैलेंज कप हुआ है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हफ्ते का होता था। इन्होंने इसका फ़र्स्ट फेज़ किया, फ़र्स्ट फेज़ करने के बाद उसमें ब्रेक दे दी। अब वो तकरीबन 2 से 3 माह हो गया, वो लगातार ब्रेक चल रही है, प्लेयर सारे वापस घरों को चल गए। इसकी वजह से डिपार्टमेंट्स को नुकसान हो रहा है। इनको चाहिए था डिपार्टमेंट्स को इंगेज करना। अब डिपार्टमेंट्स का जहाँ पे पहले 1 करोड़ रुपया खर्चा होता था, अब 3 करोड़ रुपया खर्चा होगा। अभी दोबारा से ये अनाउंस करेंगे, पता नहीं कब अनाउंस करेंगे। दोबारा से ये कैंप, जो डिपार्टमेंट है वो अपने कैंप्स लगाएंगे, उनका दोबारा से खर्चा होगा। तो इस तरह तो डिपार्टमेंट्स पहले इतनी सरकार मुश्किल में है, डिपार्टमेंट मुश्किल से रिवाइव हुए, तो ये तो उनको बिल्कुल तबाह करने के मुतरादिफ है। खालिद भाई ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि तैमूर की कि लंबा अरसा आपको टूर्नामेंट करवाएं और डिपार्टमेंट्स उसमें हिस्सा लें, तो डिपार्टमेंट के लिए तो पैसे खर्चना भी मुश्किल है। बहुत लंबा अरसा एक चैंपियनशिप चलती रहे जो कि डोमेस्टिक लेवल की हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा होल्ड करना डिपार्टमेंट्स के लिए, प्लेयर्स को भी रखना, खिलाना पिलाना। और 2 फेज़ में मेरा ख्याल है, मुझे तो नहीं लगता कि 2 फेज़ कोई रीज़न होगी कि 2 फेज़ में करवाया जाए डोमेस्टिक टूर्नामेंट। सर इसमें 2 चीजें हैं, एक आपकी होती है प्रीमियर लीग होती है, एक आपका जो नेशनल लेवल का नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। हमारे यहाँ जो नेशनल लेवल का नॉकआउट टूर्नामेंट है उसको हम चैलेंज कप का हमने नाम दिया हुआ, और ये मैक्सिमम 2 वीक्स चलता है। ठीक है सर, लेकिन इस दफा एनसी ने जिसका जो पैटर्न था वो चेंज कर दिया। इसमें टीमों की तादाद बेइंतहा कर दी उन्होंने, और ऑब्वियसली जब टीमों की तादाद बढ़ा देंगे तो आपका जो प्रोसेस है, जो आपकी ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है। अच्छा और खालिद इसका भाई, पहला टीम्स की जो तादाद है बढ़ना कोई इशू है? इससे पहले कितनी टीम्स थी, अब कितनी है, कोई अंदाजन अगर हमें पता हो? हाँ सर, पहले रूटीन में सर इसमें 16 टीमें होती थी। इसमें से कुछ क्वालिफायर्स होते थे जो क्वालिफाई करके आते थे, और प्रीमियर लीग की टीमों के साथ मिलकर टोटल 16 टीमें होती थी जिनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था। सही, ठीक है सर, लेकिन इस दफा टीमें इन्होंने ओपन कर दिया था कि जिसमें आना आ जाए। तो इस दफा जो टीमें थी वो अराउंड 36-38 चली गई थी। वो हुए। अच्छा जी, तो अब वो आपने क्वांटिटी तो बढ़ा रही, लेकिन उसकी वजह से आपकी क्वालिटी जो है क्वालिटी है वो सफर कर रही है। ये बात आपकी ठीक है कि जब हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो क्वालिटी सफ़र करती है, लेकिन टूर्नामेंट में हमने देखा कि जो इंतज़ामात थे तैमूर, वो भी उस तरह के नहीं थे जैसे कि स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं
कि स्टैंडर्ड इंतजामात हों, मैनेजमेंट के भी इश्यूज आए, फिर कई हमने देखा फुटबॉलर्स भी उस पर शिकायत करते दिखाई दे, ऐसा क्यों हुआ? आपके सामने आई थिंक अनप्रोफेशनल लोग इन्होंने लगाए हुए हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप रावलपिंडी के ग्राउंड की आप अगर कंडीशन देख लेते, वहाँ की लाइनिंग की कंडीशन देख लेते, फ्लैग्स की कंडीशन देख लेते, इस तरह तो हमारे जो लोकल के इवेंट होते हैं वो भी इससे आज़ाद दर्जे बेहतर होते हैं। और मुझे तो समझ नहीं आई इनका स्टैंडर्ड क्या है और कैसे अनप्रोफेशनल लोग इन्होंने लगाए हुए हैं, जो कि बिल्कुल ही पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक फ़ुटबॉल थोड़ा बहुत चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया। खालिद साहब ये बताएं सर, चले नॉर्मलाइजेशन कमेटी अपनी जगह, इससे पहले हम 1948 से मेंबर है फीफा के, आज तक वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए, क्या रीज़न है, क्यों इस तरह से होता रहा? हालांकि हमारे पास फुटबॉल का टैलेंट तो कम है नहीं। हाँ सर, आपकी बात वजह है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट सर 10% होता है, 90% आपने उस बच्चे के ऊपर मेहनत करवानी होती है। सही, ठीक है ना। तो मेहनत तो सब तब होगी जब आपकी पीएफएफ जो है, आपकी जो फेडरेशन है वो एक प्रॉपर तरीके से चलेगी। हमारे यहाँ तो हर 2 साल 4 साल 8 साल बाद जो हमारी फेडरेशन होती है बैन लग जाता है और सस्पेंशन हो जाती है। और ये चीजें, क्योंकि मैं 1988 से 89 से मेरा जो है लिंक है फुटबॉल के साथ, तो मैं तब से ये सब कुछ देख रहा हूँ। मेरे सामने 95 में मतलब 1 साल का हमें बैन लगा था हमारे से। ठीक है सर। तो ये चीजें अब ज़ाहिर है, जब एक चीज स्ट्रीमलाइन होने के लिए जा ही नहीं रही, गाड़ी अब पटरी पे चढ़ नहीं रही, तो टैलेंट सर आपका जाया हो जाएगा ना। जहां तक वर्ल्ड कप की बात है सर, देखें आज तक वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड का हम एक मैच भी नहीं जीत सके। ठीक है ना। सिर्फ हमने 2 ड्रॉज हैं, एक इराक के खिलाफ और एक श्रीलंका के खिलाफ। ठीक है। तो टैलेंट हमारा जाया हो रहा है। प्रीमियर लीग हमारी रेगुलर होती नहीं है, प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता रेगुलर ट्रेनिंग का, खेलने का। ठीक है सर। और ऊपर से अब जो आजकल जो आप देखते हैं कि नए मामला चल रहे हैं कि फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं, उसकी वजह से मजीद हमारा लोकल प्लेयर जो है ना वो सब सफर कर रहा है। इस पर तो खालिद साहब मैं आपसे बड़ी डिटेल बात करता हूँ अभी दोनों हजरात से, फॉरेन प्लेयर्स पर। ये सैफ गेम्स की ज़रा पूरी बात करेंगे बिल्कुल अपने प्रोग्राम के लास्ट सेशन में, हम इसी पर बात करेंगे। अभी ज़रा चूँकि जो बड़े मसाइल हैं उसमें एक सबसे बड़ा मसला है कि फेडरेशन के अपने बहुत सारे धड़े बन गए। जब मुख्तलिफ लोग पावर्स में थे, फैसल सालेहात एक अलग धड़ा थे, फिर दूसरे लोग जाहिद शाह साहब एक अलग धड़ा थे, फिर एक और बीच में मामला बन गया। ये सारी चीज़ें जो 3-4 मुख्तलिफ पावरफुल धड़े हैं, अगर ये आपस में मिल जाते तो फुटबॉल बेहतर होती, या फिर ये शायद आपस में मिलना ही नहीं चाहते थे? सर ये क्या चाहते हैं ये तो मैं इस पर तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त जो सारी फुटबॉल कम्युनिटी है वही चाहती है कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ये मिलकर बैठ जाएं। ठीक है। और जिस तरह हमारी सियासत में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है, एक हमारा फुटबॉल में चार्टर ऑफ कंटिन्यूटी होना चाहिए कि ये लोग अपनी लड़ाइयां ऊपर की सतह पे लड़ते रहे, लेकिन फुटबॉल नीचे चलना चाहिए, फुटबॉल को ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। ठीक है सर। तो अगर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि फुटबॉल रुक रही है तो फुटबॉलर को ही नुकसान है। जी सर बिल्कुल। तैमूर, आपसे भी इस पे थोड़ी सी बात, क्या बतौर मिनिस्ट्री आईपीसी ये कोशिश कर रही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक साथ बैठ जाएं? आई थिंक जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में से तमाम स्टेक होल्डर एक पेज पे हैं, तो वो सब यही चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो। तमाम स्टेक होल्डर से क्या मुराद है? एनसीबी अब तो स्टेक होल्डर ही है ना? पता नहीं उसको, अगर तो स्टेक होल्डर है, अगर वो, मैं तो चाहता हूँ कि अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो रिज़ाइन करके खुद आ जाए मैदान में, पता चल जाएगा। वैसे तो वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, और जिस तरह वो इरफान नियाज़ी साहब ने दिया ना इस्तीफ़ा, उन्होंने उनको लगाया था, इन्होंने एनसी ने, उन्होंने कहा कि नहीं मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। हाँ जी, वही इसी तरह मैं कह रहा हूँ ना, अगर इन्होंने भी लड़ना है तो ये भी काइंडली अगर इस्तीफ़ा दे के अगर आके खुद लड़ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। और इस पर आगे क्या बात हो सकती है? ये बताएं तैमूर के, हमने देखा कुछ अर्सा पहले एहसान मज़ारी साहब ये कोशिशें कर रहे थे कि इलेक्शन के मामलात को किसी तरह हल कर लिया जाए। फिर उन्होंने कहा कि जी मेरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी बात हुई कि एक नोटिफिकेशन आ चुका है, हमने इनको नोटिफाई कर दिया कि इलेक्शन करवाने हैं, हम फिर फीफा से बात करेंगे, एक ड्राफ्ट आया, एक रिकमेंडेशन आई। ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं और क्यों नहीं अब तक फीफा के पास गई? नहीं, असल में फ़ीफ़ा को हम लोग तो कोशिश ये थी कि ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करें। एक तरह से तो इंटरफेरेंस तो बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन कोशिश कर रहे थे कि ये एनसी खुद इलेक्शन करवा ले। लेकिन जब उन्होंने 3 मरतबा कह कि नहीं इलेक्शन कराया, उसके बाद आईपीसी स्टैंडिंग कमेटी की बाकायदा एक डायरेक्शन थी जिन्होंने कहा कि आप फ़ीफ़ा से बात करें। तो उसके बाद एक डिटेल लेटर जो है वो मिनिस्ट्री ने लिख चुके हैं फ़ीफ़ा को। इंशाल्लाह अब ईद हॉलीडेज़ थी तो उसके बाद अच्छा लिख चुकी है मिनिस्ट्री? जी मिनिस्ट्री लिख चुकी है ईद से पहले काफ़ी, तकरीबन आई थिंक 20th ऑफ मई को आई थिंक लेटर लिख दिया था। उसके बाद हमने अपने जो स्विट्ज़रलैंड में जो हमारे एम्बेसडर हैं उनसे भी बात की मिनिस्टर साहब ने, उनको भी सारी सिचुएशन बताई कि इस तरह ये एनसी थी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह बैक चैनल काम हो रहा है और इस पर बेहतरी आएगी।
खालिद साहब, अगर इलेक्शन हो जाते हैं बिलफर्ज, और इलेक्शन के बाद जो लोग सामने आते हैं वो भी मेरा ख्याल है वही होंगे कमोबेश जो इससे पहले पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का हिस्सा रहे, कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होंगी क्योंकि वही लोग दिखाई देते हैं। जो इलेक्शन का प्रोसेस है पाकिस्तान में, आप उससे मुतमईन हैं खालिद साहब? चूँकि आपने फुटबॉल खेली भी, आप कोचिंग भी कर रहे हैं, तो आप हर तरह से इस फुटबॉल प्रोसेस का हिस्सा हैं। हाँ सर, ये जो प्रोसेस है ये आज का नहीं, काफी पुराना है। ठीक है सर। और इसमें ये एक चीज ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वही हैं जो क्लब्स हैं। उसका ही प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी है, वही ऊपर आता है, वही इलेक्शन जीत के ऊपर आता है, अपने जो डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी करता है, अपने सूबे की नुमाइंदगी करता है, और फिर वो PFF कांग्रेस का हिस्सा बनता है। सही। ठीक है सर। अब जरूरी नहीं है कि वो जो आपके क्लब का प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, वो फुटबॉलर ही हो या बहुत अच्छा फुटबॉलर ही हो। ठीक है ना। तो उसमें तो हम लोगों को खुद देखना पड़ेगा, जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमको, प्लेयर्स को, कोचेस को, कि हम किस किस्म के लोगों को अपने क्लब्स में जो है उनको आगे आने देते हैं, प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी की शेप में। बाकी जो आपकी बात है कि सर जो लोग पहले थे PFF में, वही अब इलेक्शन जीते, ऑब्वियसली वही दोबारा आएंगे। तो ऑब्वियसली सर अब उन्होंने मेरा ख्याल है सर, आप तकरीबन 2015 से हमारे मसले चल रहे हैं। ठीक है सर। और इसमें बेइंतहा हमारे फुटबॉल ने सफर किया, और ऑब्वियसली इन स्टेक होल्डर्स ने भी सफर किया है। मेरे ख्याल में सर अब तक इनको समझ आ जानी चाहिए कि इनको मुल्क का मुफाद देखना है, इन्होंने प्लेयर्स का मुफाद देखना है, इन्होंने कोचेस का मुफाद देखना है, सबका मुफाद देखना है। अभी पिछले दिनों हम लोग इंडिया से 4 गोल से हारे, तो मेरे ख्याल में शायद ही कोई पाकिस्तानी हो जिसको अफसोस ना हुआ, उसको दुख ना हुआ, उसकी आंखों में आंसू ना हुआ आए हो कि हम अपने सबसे बड़े हरीफ से 4-0 से हारे हैं, कि ये एक बदतरीन तरीकी शिकस्त हमारी। इससे पहले हम 4 गोल के मार्जिन से इंडिया से कभी नहीं हारे सर। ये आपने बड़ी बात की है खालिद साहब, और तैमूर भी हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद साहब भी मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो अब ज़रा जो सैफ गेम है उस पर भी बात करेंगे, और जो इससे पहले 4 मुल्की टूर्नामेंट हुआ है उस पर भी बात करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल की, जो इस वक्त की प्रेजेंट सिचुएशन में जो परफॉर्मेंसेज है और जो बाहर से प्लेयर्स मंगवाए गए हैं उनका क्या स्कोप है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान फुटबॉल को क्या उनका फ़ायदा होने वाला है, नहीं होने वाला? अगर नहीं होने वाला तो क्यों नहीं होने वाला? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करें। वेलकम बैक जी। बहुत ज़्यादा बात हो गई इस वक्त पाकिस्तान की फ़ुटबॉल, उसके धड़ों पर थोड़ी सी बात इस पर और भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त कोशिश करेंगे अब ज़रा इस सेगमेंट में हम बात करें पाकिस्तान की जो हालिया फ़ुटबॉल की सिचुएशन और परफॉर्मेंसेज हैं। पाकिस्तान ने जिन जिन ममालिक के साथ मैचेस खेले हैं, 8 लास्ट मैचेस में 18 गोल पाकिस्तान ने खाए हैं। पाकिस्तान ने कुछ उन कीपर्स को भी नहीं खिलाया, वो कीपर जो लास्ट टाइम खेले उनको भी ड्रॉप कर दिया गया। कई प्लेयर्स हैं जिनको ड्रॉप किया गया और उनकी जगह पर बाहर से प्लेयर्स यानी ओवरसीज़ प्लेयर्स आए। ओवरसीज़ प्लेयर्स का आना कोई बुरी बात नहीं है, ओवरसीज़ प्लेयर्स आए, अच्छा है, पाकिस्तान में मिक्स एंड मैच हो, वो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान आके खेलें, लेकिन कम से कम वो प्लेयर्स आएँ जो परफॉर्मेंस दें, जो पाकिस्तान फुटबॉल को बूम दें, उसे बूस्ट करें, वरना तो प्लेयर्स का हमें क्या फ़ायदा होगा। अब काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो बरतानिया वगैरह से आए हुए हैं पाकिस्तान में, इस पर भी बात कर लेते हैं। तैमूर हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर, आपसे ही शुरू कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्लेयर आए जनाब, 9 प्लेयर आपने खिला दिए हैं ओवरसीज़, क्या परफॉर्मेंस रही? अगर हम 8 मैचेस की टोटल बात करें तैमूर, तो 18 गोल हमने खाए हैं। बासित को भी ड्रॉप कर दिया, बासित अली अच्छा गोलकीपर है, उसको भी ड्रॉप किया है। आई थिंक इससे ज़्यादा क्या होगी, हम सबको मायूसी हुई है मैच देख के। दूसरा, काफ़ी लोग डायस्पोरा प्लेयर पे बात कर रहे हैं ट्विटर वगैरह पे, हम लोग भी उनके अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यार आप अगर बुला भी रहे हैं तो 2 या 3 आप बुला लें, जिस तरह आप पहले बुला रहे थे, कोई बंदा भी तनकीद नहीं कर रहा था। लेकिन 9 प्लेयर जो है अनएक्सेप्टेबल है। आई थिंक इस तरह नहीं होना चाहिए। पहले ही हमारे प्लेयर्स के साथ इतनी ज़्यादती हो रही है, ऊपर से आप बुला रहे हैं, उसके बाद अगर आप 9 बुला रहे हैं तो फिर उन 9 को आप खिलाएं, उनमें से आप 4 या 5 खेल रहे होते हैं, बाकी 3 या 4 बेंच पे बैठ रहे होते हैं, फिर इसका क्या फ़ायदा? या तो वो फिज़िकल प्रॉपर फिट नहीं है, या वो इतना है नहीं कि उनको बुला लिया था। इसी तरह आप पहले नेपाल में भी एक मैच में, मालदीव में भी बुला लिया जो कि फ़िज़िकल फिट नहीं था, और उसको फिर बेंच पे बिठाना। फीमेल टीम में भी हमने सुना था, फीमेल फुटबॉलर्स को हमने ट्वीट करते भी देखा था, वहाँ भी ऐसा ही हुआ था। आई थिंक वहाँ पे काफ़ी डायस्पोरा प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ डिफरेंट है, वो पाकिस्तान में आके कैंप कर रहे हैं। गुड। जो कि मेल के है वो पाकिस्तान नहीं आते, वो डायरेक्ट मैच से 1 या 2 दिन पहले आ रहे हैं। आई थिंक इससे क्या कम्बिनेशन बनेगी? अच्छा खालिद साहब, आप खुद चूँकि कोच हैं, फुटबॉल कोचिंग कर रहे हैं,
पाकिस्तानी टैलेंट को देखते हुए और ये जो हमारे पास 9 ओटिस खान, हसन बशीर, अब्दुल समद, इकबाल, यूसुफ भट्ट, हारून हामिद, ईसा सुलेमान, राहिस नबी, अदनान मोहम्मद, ये हमने 9 प्लेयर्स बाहर से मंगवाए। इनका जाहिर है कि बाहर रहते हैं तो बाहर की ट्रेनिंग भी अलग होती है, गेम स्टाइल भी अलग होता है। कैसे देखे इन मैचेस में, लास्ट जो मैचेस ये लोग खेले हैं? सर ये लोग कैसा खेले हैं ये तो आप रिजल्ट आपके सामने है सर। ठीक है सर। दूसरी बात ये कि मसला 9 या 18 प्लेयर का नहीं है, मसला है क्वालिटी का, कि आप जो प्लेयर बुलवा रहे हैं वो क्या आप जिस मुल्क से आ रहे हैं वहाँ वो किस लेवल का फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या ये जो प्लेयर आए हैं इनमें क्या कोई इंग्लिश प्रीमियर लीग के टॉप के क्लब का नुमाइंदा है, उसमें कोई ये प्लेइंग साइड में है? नॉट अ सिंगल वन सर। ठीक है सर। इसमें जो अभी तक जो 2 प्लेयर हमें नजर आए हैं जो परफॉर्मेंस ऑफ द बार है, वो एक ओफिस खान है, दूसरा ईसा सुलेमान है। ठीक है जी। वो भी 2017 में उसने इंग्लैंड अंडर गालबन 19 या 20 की कप्तानी की थी। ठीक है सर। 6 साल पुरानी बात हो गई। तो अब इस वक्त सिचुएशन खालिद भाई आपके पास क्या है, आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान में जो टैलेंट मौजूद है, क्या वो टैलेंट इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए इस हद तक तैयार है कि उसकी डेवलपमेंट की जाए, उस पर थोड़ा सा काम किया जाए तो वो कम्पीट कर सकते हैं? सर देखें, कोई किसी मुल्क की भी अगर स्ट्रेंथ देखनी हो ना तो आपने उसका यूथ प्रोग्राम देखना होता है। हमारा यूथ प्रोग्राम सर डेड है। ठीक है सर। आप पिछले कई अशरों से हम लोग सर डायरेक्ट वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल गलत तरीका सर। ठीक है। हमें पहले कोशिश करनी ये चाहिए कि हम अंडर 16 या अंडर 17 जो वर्ल्ड कप होता है उसके लिए क्वालिफाई करें। ठीक है। तो क्या हमारी इस वक्त जो टीम है अंडर 16 की, अंडर 17, क्या वो इस लेवल की जो टीम है जिनको उन्होंने बीट करके क्वालिफाई करना है, कि उनको वो हरा सकती है? तो जब हमारी अंडर 16 टीम या 17 टीम उनको हरा नहीं सकती तो हमारी सीनियर टीम कैसे अचीव करेगी चीज? और ये पिछले 8 मैचों में ये चीज जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना क्लियर कट नजर आ रही है कि हमारी टीम ना नेपाल को हरा सकती है, ना मालदीव को हरा सकती है। ठीक है। इंडिया ने हमारा क्या हशर किया रिसेंटली, आपने वो देख लिया है। जो अरब कंट्रीज के साथ हमारा जो एक मैच हुआ वो भी हमने देख लिया है। अफ्रीकन के साथ जो हमारे मैच हुए हैं मॉरिशस वाली इवेंट में, वहां भी आपने रिजल्ट देख लिए हैं। ठीक है। तो सर हमारा जो फोकस है वो इस वक्त यूथ प्रोग्राम पे होना चाहिए। अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14 यही बच्चे हैं सर जो कल को जवान होकर खेलेंगे, अंडर 16 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करेंगे, अंडर 18, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो सर फीफा का सिर्फ एक सीनियर वर्ल्ड कप नहीं होता, उनका अंडर 20 वर्ल्ड कप भी होता है और उनका अंडर 17 वर्ल्ड कप भी होता है। ठीक है। और अगर आप हिस्ट्री देखें, रोनाल्डो और मेसी और इससे पहले मैराडोना, ये सारे अंडर 17 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और जीत चुके हैं, और वहां से फिर अपने मुल्क को जो है रिप्रेजेंट किया है और उनके लिए जो है ना विक्ट्रीज जो है विक्ट्री स्टैंड पर टीम को लेके आए हैं। अच्छा, एक और चीज़ तैमूर, आपने देखा होगा स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें पाकिस्तान की टीम ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया था। बच्चे मेरे पास भी आए हमारे प्रोग्राम में, मैंने उनकी गेम देखी, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। उनको फैसिलिटी भी यहाँ पे दी जा रही है एक निजी एनजीओ की जानिब से, और वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। क्या ये था नहीं कि उनमें से कुछ बच्चों की भी सिलेक्शन हो जाती और कहीं उन बच्चों को भी एडजस्ट किया जाता? अभी फिर वो जा रहे हैं एक और नॉर्वे बड़े इवेंट के लिए, वहाँ पे बहुत बड़ा वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसके लिए भी वो जा रहे हैं। तो ये बताएं कि क्या वो बच्चे आपने देखे हैं उन्हें खेलते हुए, कितना अच्छा खेलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है उन बच्चों को, और वो रावलपिंडी में भी आए थे मैचेस खेलने के लिए। आई थिंक आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि आई थिंक मैं अभी कल शेड्यूल चेक कर रहा था, तो नेक्स्ट मंथ से हमारा सैफ अंडर 17 और अंडर 19 की भी चैम्पियनशिप होने वाली है। तो मुझे नहीं लगता अभी तक इनकी कोई प्रिपरेशन नज़र आ रही हो, या फिर इनका कोई अंडर 17 या अंडर 19 को इन्होंने इवेंट कराया हो। सबसे ज़रूरी था आपके यूथ के टूर्नामेंट, जिस तरह खालिद साहब ने कहा है कि सबसे ज़रूरी था आप अंडर 23 कराएं, आप अंडर 19 कराएं। अभी इसी तरह दोबारा ट्रायल लेके और अगर कैंप लेके करेंगे तो आप दुनिया में देख लें, कोई इस तरह की एग्जांपल नज़र नहीं आती जहाँ पे आपके 2-2 महीने के कैंप लगे हों और फिर उसके बाद आपकी टीम जा रही हो। अच्छा तैमूर, ये बताएं कि एक तो मैच ऐसा हुआ जिसमें इंडिया ट्रैवल किया और उसी दिन पहुंचे, उसी दिन मैच हो गया। उस मैच का चले हम कुछ मार्जिन दे सकते हैं कि यार प्लेयर्स थके हुए थे और प्लेयर्स नहीं उस तरह से परफॉर्म कर पाए, लेकिन उसके बाद फिर वही हुआ कि गैप के साथ मैच हुआ, फिर वो हारे। इंडिया वाले मैच का थोड़ा सा अहवाल बताएं, हमें बताएं हमारे पास फॉरवर्ड कौन सा इस टाइम अच्छा है, आप किसको बेहतर देखते हैं? डोमेस्टिक सर्किट में कौन सा फॉरवर्ड है, कौन सा फुल बैक है, कौन सा हमारे पास गोलकीपर है, कौन से ऐसे कोचेज हैं जो पाकिस्तान में फिटनेस ट्रेनर्स हैं जो काम कर सकते हैं? मेरे ख्याल में से आई थिंक सबसे पहले तो आई थिंक साकिब के साथ ज़्यादती हुई है, जो हमारा गोलकीपर है जिसको इंडिया के मैच में खिलाया। पिछले 3 मैच में मॉरिशस में आप यूसुफ भट्ट को खिला रहे हैं, ठीक है, और वो ट्रेनिंग में भी था, और जो मेन मैच आया आपने उसमें साकिब को डाल दिया। मेरे ख्याल में से उस टाइम वो शायद मेंटली बीइंग ए प्रोफेशनल तो प्रिपेयर होना चाहिए, लेकिन मैच गोल खाने से पहले भी आई थिंक उसने एक ब्लंडर किया, तो आई थिंक उसके साथ ज़्यादती हुई है। अगर यूसुफ भट्ट पीछे से खेलता आ रहा था तो उसी को खिलाना चाहिए था। बाकी हमारा जो कराची से लड़का है, वहीद लड़का है, वो बड़ा अच्छा है। वलीद लड़का है, ये अच्छे लड़के हैं। आई थिंक इनको
बासित गोलकीपर माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा है, उसके साथ भी देखें कितनी ज़्यादती हुई है, वो भी तो बाहर जाके खेल चुका है। और आई थिंक अब टाइम आ गया, अंडर 23 का भी इवेंट है, तो मेरे ख्याल में से इनको आई थिंक यंगस्टर को अब चांस देना चाहिए। मेरे ख्याल में से पाकिस्तान के यंगस्टर एज़ कम्पेयर टू फॉरेन वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। खालिद भाई, क्या ऐसी बात है कि इंडियन टीम हमारी टीम से बहुत बेहतर लग रही थी? हमने जब मैच देखा तो चलें, एक तो वो भी है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फाउलिंग भी की, वो तो हमें पता है कि फाउल करते ही करते हैं। इंडियंस बड़ा तंग भी किया पाकिस्तानी टीम को, लेकिन उसके बावजूद अगर गेम में देखा जाए तो 4 गोल खाए हमने। क्या बेहतरी लग रही? क्या कोचिंग का हमारे यहाँ मामला है कि हमारे यहाँ कोचिंग उस तरह की नहीं हो पाती? इसकी रीज़न क्या है? सर सबसे पहले तो इन्होंने सर जो एक टेक्निकल मिस्टेक की हमारी जो एनसी है कि आप मॉरिशस वाला इवेंट खेलने गए, वो आपने वहाँ खेला आर्टिफिशियल सरफेस पे, ठीक है सर। जबकि इंडिया पे जो आप देख रहे हैं मैचेस हो रहे हैं वो नेचुरल ग्रास पे हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली सर जो प्लेयर हैं उनको एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। सही, ठीक है। अब फिर दूसरा इनकी ट्रैवल आइटिनरी इस तरह की थी, जिस तरह भी आपने तैमूर ने कहा कि मैच से 6 घंटे पहले कुछ प्लेयर जो है वो इंडिया पहुंचे हैं, तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे सर? ये बात ये आपकी चीजें इनको सही है। जी ये चीजें मैनेजमेंट को देखनी चाहिए थी कि हम जब तैयारी करने जा रहे हैं, इतना बड़ा इवेंट हम लोग खेलने जा रहे हैं, कहाँ अफ्रीका में जाके मॉरिशस में खेल रहे हैं, कहाँ अब इंडिया में आके खेल रहे हैं। मौसम का फर्क है, टेम्परेचर का फर्क है, वहाँ बारिशें हो रही हैं। सो इंडिया में आपने देखा तकरीबन हर मैच में हमारे बारिश हुई है, ठीक है सर। तो ये चीजें सर प्लेयर की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। क्या खालिद में क्या करना चाहिए था? कैंप लगना चाहिए था, कैंप थोड़ा डिटेल कैंप होना चाहिए था, जिसके अंदर आपको हर चीज़ की ट्रेनिंग करवाई जाती, स्ट्रेंथनिंग का पर काम किया जाता, स्टेमिना पर काम किया जाता, और जो बॉडी मूवमेंट्स हैं उन पर काम किया जाता। क्या काम करना चाहिए था? सर सबसे इम्पोर्टेंट जो इनको काम करना चाहिए था, क्योंकि आपने जब फॉरेन बेस्ड प्लेयर्स बुलाए हैं तो इनका जो स्टाइल ऑफ प्ले डिफरेंट होता है, ठीक है सर। तो इनको हमारे जो लोकल प्लेयर्स है जेल इन करने में टाइम लगता है। 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में आप जेल इन नहीं कर सकते उनके साथ, ठीक है ना सर। तो इनको चाहिए था कि एक प्रोलॉन्ग कैंप करते, कम से कम 1.5-2 महीने का कैंप करते, जिसमें जो आपके बेस्ट लोकल प्लेयर्स हैं और जो बेस्ट आपके फॉरेन बेस्ड प्लेयर्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते, ठीक है। चलें, ये बात की मेरे ख्याल में से आई थिंक सब हो रहे हैं। जी खालिद भाई, जी तो इन्होंने जो कॉम्बिनेशन है वो इन्होंने बनाने की कोशिश की जाके मॉरिशस में, ठीक है सर, और वहां पे वो कॉम्बिनेशन बन नहीं सका। जी ठीक है। और मेरे ख्याल में से आई थिंक अगर मॉरिशस की जगह ये दुबई में चले जाते या दुबई की किसी लीग के अंडर 23 या सऊदीया में उसकी अंडर 23 की टीम के साथ खेले तो आई थिंक ज़्यादा बेनिफिट होता है एज़ कम्पेयर टू मॉरिशस। चलें, ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तैमूर, और फुटबॉल पर तो इंशाल्लाह आगे भी बात करते रहेंगे। खालिद खान हमारे इंटरनेशनल साबिक फुटबॉलर भी और इस वक्त फुटबॉल कोच भी हमारे साथ मौजूद थे। कोऑर्डिनेटर मिनिस्टर फुटबॉल अफेयर्स IPC मिनिस्ट्री जनाब तैमूर कियानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो गवर्नमेंट के हवाले से उनसे पूछनी थी, फीफा के साथ क्या मामला हैं, इलेक्शन कब होंगे, फुटबॉल के धड़े इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे। पाकिस्तान फुटबॉल में जब तक फुटबॉल की तबाही है उसकी बड़ी रीज़न में यही रीज़न है कि सियासत इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल जायज़ है। अभी भी यही हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन कमेटी भी अपने ही एक स्टैंड पर मौजूद है, और वो भी कोई ऐसी खास परफॉर्मेंसेस के लिए काम नहीं हो रहा, ना डेवलपमेंट के लिए कोई काम हो रहा। बाहर से प्लेयर बुलवा के खिलाना आसान है बनिस्बत इसके कि पाकिस्तान के लोकल टैलेंट को डेवलप करें और दुनिया भर को दिखाएं, ये थोड़ा मुश्किल काम है। ये है असल काम करने का। बहुत शुक्रिया तैमूर आपका भी, खालिद साहब आपका भी। कल फिर होगी 4 बजे आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।